नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हनुमंत गुरुकुलम पर। साथियों, इन दिनों जो चीन में विवाद चल रहा है, जो भारत चीन सीमा पर जो विवाद चल रहा है, उस विवाद के बारे में गहराई से जानने के लिए कि वो विवाद कहाँ क्या है, उस विवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और चीन के बारे में भी विस्तार से जानने के लिए एक पूरी सीरीज़ में आरंभ करने जा रहा हूँ, और ये उस सीरीज़ की पहली वीडियो है। तो चलिए आज की जो बात है जो चीन के ऊपर, उसको आरंभ करते हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि चीन की जो पॉलिसी रही है, आज से नहीं, चाहे वो माओ के समय से ही, वो अनरिस्ट्रिक्टेड वारफेयर की रही है। अनरिस्ट्रिक्टेड वारफेयर मतलब कि चीन ने अपने फ़ायदे के लिए हमेशा, चीन के जो लीडर्स रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए अपनी जो फिजूल की जो इनसिक्योरिटी है, जो अपनी फिजूल के जो पॉलिसीज़ हैं, अपनी जो पर्सनल और पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट्स हैं, उनको पूरा करने के लिए हज़ारों लाखों लोगों को मरवाया है। माओ के भी समय में जो सांस्कृतिक क्रांति हुई थी, वो सांस्कृतिक क्रांति क्यों हुई थी उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, किंतु जो हुई थी उस दौरान भी वहाँ लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे। और अभी जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनकी भी पॉलिसी उससे कहीं अलग नहीं दिखती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों में जो अमेरिका से लेकर चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और जो यूरोपियन यूनियन है, वो सब चूँकि चीन के तरफ जो है, चीन के विरुद्ध मुखर होकर बोल रहे हैं। एक प्रकार से पूरी दुनिया का चीन से मोह भंग हो चुका है इस कोरोना महामारी के कारण। वो लोग चीन से प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर ये जो वायरस है, ये जो वुहान से निकला, तो प्रश्न सबसे पहला तो यही उठता है कि अगर ये वुहान से निकला तो ये सांघाई और बीजिंग क्यों नहीं पहुंचा। लोग पूछ रहे हैं, वो ये इस बात का जवाब जानना चाहते हैं कि आपने जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स तो कैंसिल कर दी, लेकिन आपने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स क्यों नहीं कैंसिल की। और इन सब चीज़ों के बाद जो चीन का जो आक्रामक रवैया है, चाहे वो भारत में जो पैंगोंग त्सो का जो इलाका है, वो जो हांगकांग में जो कर रहा है, और वियतनाम के बॉर्डर्स पर, चाहे वो ताइवान स्ट्रेट पर, या साउथ चाइना सी में, या जापान में इंकागुआ आइलैंड्स में, या फिर जो भी इंडो पैसिफिक रीजन है, वहाँ पर अपने नेवल एसेट्स को इंक्रीज़ करने से लेकर जो कुछ भी चाइना कर रहा है, उन सब चीज़ों में उसकी यही पॉलिसी दिखती है, अनरिस्ट्रिक्टेड वारफेयर की। अनरिस्ट्रिक्टेड वारफेयर वो हमेशा से चीन की एक पॉलिसी रही है कि चीन हमेशा से दूसरे देशों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या वो सामरिक दृष्टिकोण से हो। इकोनॉमिकली भी चीन बहुत सारे देशों पर अपना अधिकार कर चुका है या करना चाहता है। पाकिस्तान में भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी पर जो है चीन ने कब्जा कर रखा है। एक तरह से पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को चीन ने सीज कर दिया है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन चला रहा है, जो भारत ने तो उस बिल्कुल मना ही कर दिया। लेकिन ये जो भारत चीन का जो विवाद अभी जो हम आज की इस वीडियो में प्रमुख रूप से भारत और चीन क्या जो उसके बीच में जो सीमा विवाद है, केवल उसी के बारे में आज बात करने जाएंगे। इस सीमा विवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आखिर ये आया कहाँ से। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1962 में जो भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस समय हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे विजनरी नेहरू, उन्होंने तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था। जब दिल्ली में वो गुजरे थे तो वहाँ पर तो फूल बरसाए गए थे, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा था। और उसके बाद ही फिर चीनी सेना ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। उससे पहले जो पूरा क्षेत्र था, भारत और चीन की सीमाएं जो आपस में नहीं लगती थी, जो लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक का जो पूरा क्षेत्र है, ये तिब्बती क्षेत्र था। और इस क्षेत्र को भारतीय सेना ने भारत ने डिमिलिटराइज रखने का आदेश दिया था, डिमिलिटराइज रखने का निर्णय लिया था।
क्योंकि ये क्षेत्र एक पूरा धार्मिक स्थल है, एक धार्मिक क्षेत्र है, इस कारण इसको डिमिलिटराइज रखने का फैसला लिया गया था। लेकिन 1962 में जब चीन ने हमला किया तिब्बत पर, तब तिब्बत ने निवेदन किया था भारत से कि वो अपनी सैनिकों को भेजे। लेकिन हुआ ये कि हमारे भारत में तो विजनरी प्रधानमंत्री थे, हिंदी चीनी भाई भाई, चीनी तो उनके भाई थे, तो उन्होंने भारतीय सैनिकों को आदेश नहीं दिया और चीन ने पूरे तिब्बती क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। और तिब्बती क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद जो है उन्होंने लद्दाख में भी आक्रमण कर दिया। और लद्दाख में आप आज जानते होंगे कि अक्साई चीन का जो इलाका है, वो पूरा इलाका जो है आज चाइना के कब्जे में है। तो इस विवाद की उत्पत्ति यहीं से हुई है। लेकिन 1962 के बारे में जब ऐसा नहीं है कि 1962 का जो युद्ध हुआ था उसमें हमारी सेना हारी थी, जी नहीं। 1962 का युद्ध हमारे सैनिकों की हार नहीं थी, वो भारत के लीडर्स की, भारत के जो बौने नेता थे जो भारत की गद्दियों पर बैठे हुए थे, ये उन बौने नेताओं की हार थी। और उस हार के बाद तो विजनरी जी जो हैं थे हमारे, उनको तो इतना गहरा सदमा लगा कि 2 वर्ष के अंतराल में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन 1962 में भी आप ये देखेंगे, अगर आप अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जिन मोर्चों पर, जिन पोस्ट पर हमारी सेना लड़ी, उन पोस्ट पर चीनी सैनिक सैकड़ों की गिनती में मरे। और कई सारे ऐसे पोस्ट थे जहां हमारे सैनिकों को लड़ने का आदेश नहीं मिला, उन्हें पीछे हटने को विवश कर दिया गया। लड़ने की बात जहां पर आती है तो 1962 के युद्ध में मेजर शैतान सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, आज भी गौरव के साथ। उन्होंने अकेले ही, उनके पोस्ट पर बाकी सारे उनके सैनिक मर गए थे, तो अकेले ही उन्होंने सैकड़ों चीनी सैनिकों को मारा था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमारी सेना लड़ती तो चीन कभी भी जीत नहीं सकता था। और दूसरी बात ये कि 1962 में हमारी जो एयरफोर्स थी, हमारी एयर पावर चीन से सुपीरियर थी। लेकिन हमारे एयरफोर्स को हमारे विजनरी प्रधानमंत्री ने हमला करने का आदेश ही नहीं दिया, जिसके कारण जो पूरा लद्दाख का जो अक्साई चीन का इलाका है, जो पूरा तिब्बती क्षेत्र है, वो आज चाइना के हाथ में है, उस पर चाइना ने कब्जा कर रखा है। लेकिन एक और छोटा सा युद्ध भारत और चीन के बीच में हुआ था, जिसके बारे में कभी हमें बताया नहीं जाता है। ये युद्ध हुआ था नाथुला दर्रे में 1967 में। इस युद्ध में चीनी सेना के करीब 340, करीब 350 सैनिक मारे गए थे और भारतीय सेना के करीब 44 सैनिक हमारे शहीद हो गए थे। किंतु इस युद्ध के बारे में हमें कभी बताया नहीं जाता है। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है उसकी उत्पत्ति यहीं से हुई है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण जो चीन की पॉलिसी है, दूसरे जो भी राष्ट्र हैं, जो भी दूसरे देश हैं, उन पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की, चाहे वो सामरिक दृष्टिकोण से हो या आर्थिक दृष्टिकोण से हो। अगर इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो आप ये देखेंगे कि जो पूरा ये इंडो पैसिफिक रीजन है, जो आप जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया या वियतनाम या ताइवान में जो ताइवान स्ट्रेट का जो इलाका है, जो साउथ चाइना सी और फिर भारत है, इस पूरे क्षेत्र में चाइना ने पिछले कुछ वर्षों में जो उत्पात मचा कर रखा हुआ है, उसका ही ये परिणाम है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें चीनी सैनिकों ने, जो चीनी नेवल फोर्स है, जो चाइनीज़ नेवी है, उन्होंने अपने नेवल एसेट्स जो वहाँ पर इंक्रीज़ किए हैं। उसी के कारण जो इंडो पैसिफिक पूरे रीजन में अमेरिका के जो मोस्टली नेवल एसेट्स हैं वो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में ही डिप्लॉयड है। और पिछले 2 वर्षों पहले जो विवाद हुआ था डोकलाम में, उसका वो भी इसी कारण था। चीन सबसे प्रथम तो ये देखता है कि वो उस क्षेत्र में भारतीय सैनिक या किसी उस देश के सैनिक आ जा रहे हैं या नहीं। अगर वो और अवसर देखते ही वो अपने सैनिकों को उस क्षेत्र में भेज देता है, कैंपिंग्स लगाना शुरू कर देता है। क्योंकि चीन ने अपने पूरे क्षेत्र में जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, उन बॉर्डर एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम है, उसको बहुत ही प्रगाढ़ किया हुआ, बहुत ही अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। इस कारण चीनी सैनिकों को या जो उनके आर्टिलरीज हैं, जो उनके वेपन्स हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बहुत ही कम समय लगता है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि चीनी सैनिक जो है किसी हमारे क्षेत्रों में जो है अंदर तक घुसे चले आते हैं।
हाल में जो विवाद पैंगोंग त्सो में चल रहा है, उस विवाद में आपको पता होगा कि जो पैंगोंग त्सो का जो इलाका है, उस इलाके में चीनी सेना जो और भारतीय सेना के बीच में लगभग टक्कर होती रहती थी, क्योंकि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है, वो चाइना अलग मानता है और भारत जो है अलग मानता है। वहाँ पर जो पैंगोंग त्सो में जो छोटे छोटे जो फिंगर्स टाइप के बने हुए हैं, ये फिंगर 1, फिंगर 2 से लेकर फिंगर 10 तक जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, उनके बीच में ये पूरा मामला है। भारत जो है वो ये मानता है कि फिंगर 8 तक का पूरा इलाका जो है वो भारत तक का, और चीन ये मानता है कि फिंगर 4 तक का जो क्षेत्र है वो चीन का है, वो वास्तविक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जबकि भारत फिंगर 8 तक के रीजन को जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानता है। और जो विवाद है वो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक के बीच में ही है। हर वर्ष भारतीय सेना और चीनी सेना भी इस इलाके में फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का जो पूरा इलाका है, उस इलाके में पेट्रोलिंग करती है और आए दिन झड़प होती रहती थी। किंतु इस बार कोरोना वायरस की महामारी के चलते जो उस क्षेत्र में भारतीय सैनिकों को ये आदेश दिया गया था कि वो अपनी समर एक्सरसाइजेस ना करें, जिस कारण कि उस क्षेत्र में जो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक के क्षेत्र में भारतीय सैनिकों ने पेट्रोलिंग नहीं की, और इसी का फायदा उठाते हुए, इसी का लाभ उठाते हुए चीनी सैनिक वहां पर अंदर तक घुसा, अपने कैंप्स लगा दिए, आर्टिलरीज को डिप्लॉय कर दिया, जिसको देखते हुए बाद में भारतीय सेना ने भी उस रीजन को पूरा मिलिटराइज किया। अभी वर्तमान में डिप्लोमेटिक स्तर पर भी और सैनिक स्तर पर भी भारतीय सेना जो है और भारत की सरकार जो है वो कार्रवाई कर रही है, चीन पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। किंतु इसके पीछे चीन का एक बहुत बड़ा मोटिव झलकता है, जो मैंने पहले ही कहा, उसकी जो अनरिस्ट्रिक्टेड वारफेयर पॉलिसी है। यानी कि चीन, ये जो विवाद है ये कोई टेम्पररी विवाद नहीं हो सकता है कि अभी जो विवाद है पैंगोंग त्सो का, वो विवाद समाप्त हो जाए कुछ महीनों या कुछ दिनों में। किंतु इस पूरे क्षेत्र में, चाहे वो भारत हो या किसी भी दूसरे देश की जो सीमा हो, उसमें चीन की जो समस्या है वो परमानेंट है। वो जब तक 1962 में जो विवाद उपजा था, 1962 में जो हमारे प्रधानमंत्री थे जो विजनरी, उनके कारण जो ये विवाद पूरा उत्पन्न हुआ था, वो विवाद जब तक समाप्त नहीं होता है तब तक चीन की जो समस्या है वो परमानेंट रहेगी। नेपाल के बारे में भी आपने सुना होगा कि नेपाल में भी जब से कम्युनिस्ट पार्टी आई है और तब से नेपाल की सूरत भी जो है बदली हुई है। नेपाल में जब वहाँ पर शासन था, हिंदुओं का शासन वहाँ पर था, जब वहाँ पर राजा शासन करते थे, उस समय में भी भारत को, नेहरू जी को ये निवेदन किया गया था वहाँ के राजाओं के द्वारा कि आप जो है नेपाल का भारत में विलय कर लीजिए, लेकिन नेहरू जी ने इसको भी मना कर दिया। और आज जो नेपाल के साथ भी हमारी जो पुरानी दोस्ती है, आपने जो सुना होगा कि काला पानी के क्षेत्र को नेपाल ने अपने नक्शे में दिखाया है। तो ये सब जो हो रहे हैं, ये जो विवाद है, इस विवाद का जो जड़ है, यानी कि 1962 में जो तिब्बती क्षेत्र पर जो पूरा चीन ने अधिकार किया हुआ है, वो जो पूरा क्षेत्र, वो विवाद जब तक सुलझता नहीं है तब तक चीन की समस्या परमानेंट बनी ही रहेगी। हाँ, अभी जो पैंगोंग त्सो में जो चल रहा है वो हो सकता है कि वो कुछ हफ्तों तक चलेगा ऐसे ही। तो चीन वो सामरिक स्तर पर भी और डिप्लोमेटिक स्तर पर भी भारत जो है पूरे चीन पर दबाव बना रहा है, और चीन पर पूरी दुनिया में भी दबाव बना हुआ है। और इसी कारण चीन पर जो दबाव बना हुआ है, इसी कारण चीन जो है बहुत ही आक्रामक रुख अपनाए हुए है। और इस आक्रामकता को आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार से पूरी दुनिया का दबाव चीन पर होते हुए भी चीन ने हांगकांग का जो सुरक्षा कानून अधिनियम था उसको पास कर दिया। हांगकांग में भी चीन का वहाँ पर भी जो चीन ने अधिकार किया हुआ है हांगकांग पर, वहाँ पर भी चीन जो अत्याचार करता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस प्रकार से चीन का विरोध करने वालों को, वहाँ जो सरकार का विरोध करते हैं उनको रातों रात गायब करवा दिया जाता है, ये दुनिया में किसी भी राष्ट्र से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए चीन की जो समस्या है वो समस्या बहुत ही गंभीर है, और इस समस्या की जो जड़ है उस जड़ को जब तक हम समाप्त नहीं कर देते हैं
तब तक ये समस्या जो है परमानेंट बनी रहेगी, आज ना तो कल ये समस्या बनी ही रहेगी। तो इसलिए किंतु अभी एक अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं, चाहे और चीन में भी जो कंपनीज़ हैं, करीब 1000 करीब कंपनीज़ हैं जो अब चीन से बाहर आना चाहती हैं, क्योंकि चीन पे वो डिपेंडेंट हैं, पूरी दुनिया चीन पे, क्योंकि चीन के पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में, दवाई बनाने में और कई सारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके पार्ट जो है लोग चाइना से लेने के लिए सारे कंट्रीज़ विवा से डिपेंडेंट हैं। और इस कारण भी जो है पूरी दुनिया के देश जो है वो चाहकर भी चीन से जो है वो अपना रिश्ता पूरी तरह से नहीं तोड़ सकते हैं, किंतु चीन पर एक मानसिक दबाव, एक डिप्लोमेटिक दबाव जो पड़ रहा है, उसका हो आने वाले समय में एक बेहतर परिणाम निकलेगा, इसकी हम यही अपेक्षा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। आगे आने वाली वीडियोस में हम चीन पर गहरा विश्लेषण करेंगे, चीन की जो वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, चीन का जो इतिहास रहा है, उसके बारे में हम गहनता से बात करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि धर्म से जुड़ी हुई, इतिहास से जुड़ी हुई, संस्कृति से जुड़ी हुई और राजनीति से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो आप तक तर्क और तथ्यों के साथ सत्य आप तक पहुँचे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। एक बार पुनः वीडियो अंत तक देने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय आर्यवर्ते।